नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ नेता राजेश मिश्रा जी हैं, जिन्होंने बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस में एमए, फिलॉसफी में एमए और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करने के बाद छात्र संघ अध्यक्ष रहे, बनारस जैसे शहर के सांसद रहे। उसके बाद इन्होंने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है, हाल में पिछला चुनाव लड़ा था और बहुत कम मार्जिन से इन्हें पराजय मिली थी। आज हमारे साथ हैं। भारत की तस्वीर में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सवाल मेरा ये है कि आप इतने कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, आपने इतना समय कांग्रेस को दिया है, आखिर क्या रही वजह कि आप कांग्रेस के साथ लगातार लगे रहे? देखिए, कांग्रेस इस हिंदुस्तान की आज की जो राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल, उसमें कांग्रेस हिंदुस्तान की आवाम के लिए सबसे अच्छी पार्टी है, जो हिंदुस्तान की तरक्की, समाज की तरक्की और देश दुनिया में जिसने देश का नाम, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उस तरह की पार्टी है। और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस में भी कुछ कमी होगी, ऐसा नहीं, हर पार्टी में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, लेकिन कांग्रेस से बेहतर कोई पार्टी नहीं है। और यही कारण है कि मैं छात्र जीवन में जब तक विद्यार्थी था तो मैं शुद्ध विद्यार्थी था और संयोग से मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी था। राजनीति शास्त्र में मैंने एमए में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में टॉप किया, गोल्ड मेडल पाया, पीएचडी किया, फिर मैंने फिलॉसफी से एमए किया, जर्नलिज्म किया। तो चूँकि मैं इस सब्जेक्ट को भी पढ़ा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस से बेहतर हिंदुस्तान के आवाम के लिए कोई दूसरी पार्टी नहीं है। मेरी जब राजनीतिक यात्रा शुरू होती है, मैं बीएचयू छात्र संघ का चुनाव जीतता हूँ। फिर जब समाज में आता हूँ तो मैंने समाज में आके पहली शुरुआत में मैंने विधान परिषद का चुनाव लड़ा, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का। 8 जनपद थे उसमें 96 में, और 8 जनपद में मैं उस समय जब 96 में बीजेपी की लहर थे, राम मंदिर का आंदोलन अपने क्लाइमेक्स पे था, तब मैंने बीजेपी को 8 जनपद में हराया था। फिर मैं 99 में पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा बनारस से, कांग्रेस की कोई हवा नहीं थी। यूपी में जो कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव हारे थे, 9 लोग जीते थे और 10वें नंबर पे मेरा वोट था, जो यूपी में कांग्रेस के उम्मीदवारों में हारने वालों में सबसे ज़्यादा वोट मेरा था। फिर मैं 2002 में दोबारा फिर एमएलसी हुआ, फिर 2004 में सांसद हुआ। चुनाव मायावती जी का और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी का अपना रिश्ता था। हमारे खिलाफ उन्होंने, मायावती जी ने मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़वा दिया, और मुख्तार एक ऐसा नाम है जिसकी वजह से इलेक्शन में लास्ट मोमेंट में पूरा इलेक्शन कम्युनल हो गया। और जब कम्युनल इलेक्शन होगा तो डिटोरिएशन कांग्रेस का होगा, क्योंकि कांग्रेस का मुसलमान भी है, कांग्रेस का हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो जब माइनॉरिटी मुख्तार की तरफ जाएगी तो उसके रिएक्शन में हिंदू यूनाइट होगा, वो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगी। तो उस प्रतिक्रिया में माननीय मुरली मनोहर जोशी जी बहुत कम वोट से चुनाव जीते, और उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे आगमन होता है। शायद मुख्तार अंसारी न लड़े होते, मुरली मनोहर जोशी जी न जीते होते, मैं जीतता, तो शायद माननीय नरेंद्र मोदी जी बनारस में राजनीति करने आते ही ना। आपने कहा कि अगर ऐसा होता तो मोदी जी नहीं आते। अच्छा, ये बताइए कि आप बनारस को इतने सालों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इतने राजनीति को देख रहे हैं, आपके समय की जो कांग्रेस थी और अभी की कांग्रेस है, क्या कुछ फ़र्क हुआ है, या आपको लग रहा है कि इस बार बहुत सुदृढ़ अवस्था में है कांग्रेस? प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस और मजबूत हुई है? देखिए, मैं जब से यूनिवर्सिटी छोड़ के पब्लिक पॉलिटिक्स में आया हूँ, 96 में मैं आया हूँ, कांग्रेस का ख़राब दौर शुरू हो चुका था यूपी में, और आज भी उस ख़राब दौर में है। लेकिन माननीय प्रियंका गांधी जी की वजह से 1.5-2 सालों में जितनी मेहनत उन्होंने किया है, और एक्चुअल में जो पॉलिटिक्स कही जाती है उन्होंने किया है, उन्होंने जनता के हर इशू पे वो खड़ी रही हैं, हर इशू पे। आज जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो तमाम राजनीतिक दल हैं, कोरोना पीरियड हो, कोरोना पीरियड के पहले तमाम सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, एनआरसी का आंदोलन हुआ, सोनभद्र में, उम्भा में 10-12 आदिवासी मारे गए, फिर हाथरस कांड हुआ, किसान आंदोलन हुआ, एनआरसी में आजमगढ़ में घटना घटी, सीतापुर में किसानों पे, यहाँ खीरी लखीमपुर में किसानों पे घटना घटी।
आज कोई चुनाव लड़े, कोई कह दे कि मैं पब्लिक के इशू के साथ खड़ा रहा हूँ, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने जितनी मेहनत किया है और जितना काम किया है, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उनका स्लोगन है, मैं समझता हूँ और लोगों की आइडिया इस पे क्या है, मेरी आइडिया अलग है थोड़ी सी, और लोग इसको एक पॉलिटिकल स्लोगन समझ सकते हैं। इलेक्शन का वक्त है इसलिए उन्होंने लड़कियों को वोट के लिए ऐसा किया है। और मैं ये मानता हूँ कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ सिर्फ ये स्लोगन नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में प्रियंका गांधी पहली नेता हैं जिन्होंने 50% आबादी के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश की है इस स्लोगन से कि मैं उस हर काम को कर सकती हूँ जिस काम को मेल कर सकता है, उस काम को फीमेल भी कर सकती है। यानी मेल और फीमेल दोनों इक्वल हैं। इस नारे से उन्होंने एक विल पावर पैदा किया है फीमेल के अंदर कि वी आर इक्वल टू मेन, नॉट इंफीरियर टू मेन। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। वोट आना जाना, सरकार बननी बिगड़नी, जीतना हारना भी एक पार्ट है राजनीति। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी ने एक आमूलचूल परिवर्तन किया, जो उन्होंने स्लोगन दिया है मात्र स्लोगन नहीं है। अगर मैं आपके जिस संसदीय क्षेत्र में आप बनारस के सांसद रहे हैं, आप यहाँ के बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, बहुत सारे नेता अपने दायरे को बदलते रहे, लेकिन आप लगातार कांग्रेस के दामन के पकड़े हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि आपको, अगर मैं बनारस की बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, योगी आदित्यनाथ भी अक्सर यहाँ मौजूद रहते हैं, तो कितना आमूलचूल परिवर्तन पाते हैं आप एक नेता के नज़र में क्या कहेंगे आप कांग्रेस के? देखिए, बनारस में आपको जितने फ्लाईओवर दिखाई पड़ेंगे, मेरा सौभाग्य है सारा फ्लाईओवर मेरा बनवाया हुआ जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था। ट्रामा सेंटर आप देख रहे हैं बीएचयू का मेरा बनवाया हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी 3 बार बनारस आए उसके उद्घाटन के लिए, सिर्फ संयोग था कुछ इतनी ज़्यादा बारिश वगैरह हो गई, नहीं कर पा रहे थे, फिर ऑनलाइन किया, मेरा बनवाया हुआ है। एयरपोर्ट आप देख रहे हैं बनारस का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरा बनवाया हुआ है। 80 घाट आप देख रहे होंगे, जो सबसे अच्छा घाट है बनारस का, मेरा बनवाया हुआ है। मैक्सिमम घाट और पंचकोसी रोड पे जो तालाब हैं जितने, आप शुरू करिए बनारस शहर से, एक भदैनी में एक कुंड है लोलारक कुंड, वहाँ से आप शुरू करिए, रामेश्वर तक चले जाइए। पंचकोसी रोड पर जितने भी तालाब पोखरे हैं सबका सुंदरीकरण मैंने किया है, कराया है। मैक्सिमम घाट मेरे बनवाए हुए हैं। इस समय मोदी जी ने इस अपने सेकंड फेज़ में 2-1 घाटों पे काम कराया। इसका जो है आपके एक उसका सेंटर बनाया, गैस उसका गेल का वो बनवाया है। अब उसमें वो घाटों को बनवाने में गंगा जी को पाटने लगे। गंगा जी को पाटना इसलिए उन्होंने शुरू किया कि उनको था कि सी पोर्ट बनवाएंगे हम इस पे। काशी को समझना चाहिए मोदी जी को। अच्छा, ये विश्वनाथ कॉरिडोर जो इसका निर्माण किया मोदी जी ने, इसका पूरा बास जी, मैं आ रहा हूँ। देखिए, काशी को मोदी जी को समझना चाहिए। काशी उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, देखने में अच्छा लगेगा, स्वाभाविक है। जो घाटों पे उन्होंने काम कराया एक वो भी पार्ट है, लेकिन काशी पर्यटक स्थल नहीं है, ये धार्मिक नगरी है। और जब इसे आप पर्यटन का केंद्र बनाएंगे तो इसका जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस है दुनिया के अंदर वो कम होता है। काशी, काबा और जेरूसलम, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म की तीनों ये कैपिटल है। और इसलिए कैपिटल नहीं है कि यहाँ पे दर्शक पर्यटक चले आए देखने के लिए, लोगों की आस्था है, लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। आपने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, देखने में सुंदर लग रहा है, आप वहाँ टिकट लगा दिए। अब हम अपने बाबा का दर्शन टिकट पे करेंगे, हम आरती टिकट पे करेंगे। आप वहाँ होटल खुलवा रहे हैं, आप वहाँ शौचालय बनवा दिए, देखने में अच्छा लग रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन जो हमारा असली जो मतलब है काशी का, उस पर ये अटैक है। ये कभी भी संत समाज, महात्मा, धार्मिक व्यक्ति, पुजारी, और हिंदू तो पुजारी है ही। हिंदू की आस्था है भगवान के प्रति।
बाबा विश्वनाथ के प्रति जो हम लोगों की आस्था है हिंदुस्तान के हिंदुओं को, उसे कोई छू नहीं सकता। लेकिन आप दर्शन पे पाबंदी लगाते हैं, ये अच्छी बात है क्या? विश्वनाथ मंदिर में जो पहले का विश्वनाथ मंदिर था, तो ये मान्यता है कि विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग थे करीब 100-150। उसको बाबा की कचहरी कहा जाता था। कोई व्यक्ति परेशान होता था तो वहाँ अपनी परेशानी को लिख के वहीं छोड़ देता था। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि पहले बहुत लोगों को घूम के आना पड़ता था, जो पर्यटक आ रहे थे, अब हमने सुविधाएं दी हैं। हम जो कह रहे हैं सुन लें आप, उसके बाद मोदी जी जो कहा तो कर ही रहे हैं उसमें हम। तो वहाँ पे अपनी समस्या को छोड़ देता था, और जब उसका काम हो जाता था तो आता था बाबा का मत्था टेक के उस कागज़ को ले लेता था। इसका मतलब हमने बाबा के कचहरी में अर्जी लगा दी, बाबा ही हमारे वकील हैं, बाबा ही हमारे जज हैं, हमारा काम हो गया, हमने ले लिया। सामने अन्नपूर्णा जी का मंदिर, अन्नपूर्णा जी की मान्यता यह है कि बाबा ने जब बाबा यहाँ आए तो बाबा ने माँ अन्नपूर्णा से कहा कि हे माँ, हमारे काशी का कोई हमारा भक्त रात को भूखे पेट न सोए, इसलिए वहाँ अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। आपने उस पर दीवार बनवा दी है। अब आप पता नहीं कहाँ से एक ठो अन्नपूर्णा जी की मंदिर विखंडित मूर्ति ले आके लगवा दी है उसी में। तो हम इन चीज़ों के कोई विरोधी नहीं है, आपने मंदिर बनवाया ठीक है, लेकिन जो उसका असली मतलब है विश्वनाथ मंदिर का, उस पर अटैक नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं। मैं आपने बनवाया ठीक किया। अब डेवलपमेंट वहाँ जहाँ तक, अब भाई प्रधानमंत्री आप हैं, आप यहाँ पे बनारस के अगल बगल कोई बड़ी इंडस्ट्री वगैरह बनवा दिए होते। यहाँ पे 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यदि 10-20-25 हज़ार यंग लड़के जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको यहाँ पे जो प्रोफेशनल लड़के हैं उनको नौकरी मिल जाती, काम मिल जाता, तब तो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब है दूसरे प्रदेश और दूसरे शहरों के लोग भी आके यहाँ काम पा जाएं बनारस में, तब तो ये प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी कहीं मानी जाएगी। और सिर्फ इस काम के लिए कि सड़क बन जाए, फ्लाईओवर बन जाए, ये तो एक सामान्य सांसद का काम है, प्रधानमंत्री का काम ये सब नहीं है। प्रधानमंत्री का काम है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे 100% लिटरेसी हो, 100% लोग अनएम्प्लॉयड, वहाँ कोई यूथ ना हो, हेल्थ सेक्टर बहुत स्ट्रांग हो, तब ये पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी 100% परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी तब मानी जाएगी। और अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तमाम सारी पढ़ाइयाँ हैं, विद्यापीठ है, सारनाथ में है, तमाम और कॉलेजेस हैं। लड़के पढ़ लिख के कहाँ जाएंगे? आज अनएम्प्लॉयमेंट यूपी में 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। कोरोना पीरियड में जिस तरह की यहाँ दुर्दशा हुई है, लाशें गंगा के किनारे बालू के रेतों पे लाइन से पड़ी हुई हैं। ये पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी, ये सिस्टम से काम नहीं हुआ है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आपने कहा कि बाबा के यहाँ अर्जी लोग लगाते हैं, चुनाव है हमारे यहाँ 7वें चरण में है वाराणसी में, आप जो अर्जी जनता की दरबार में लगाएंगे वो क्या कहेंगे, आप क्या संदेश देंगे? अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने वोटरों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बनारस में लोग मुझे बीएचयू से लेके आज तक जानते हैं। मैं विधायक भी रहा 10-12 साल, सांसद भी रहा हूँ। लोगों ने मुझे यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने देखा है वो मेरे एजुकेशन को भी समझते हैं, मेरा स्वभाव क्या है, मैं किस तरह काम करता हूँ, किस तरह बात करता हूँ, लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है। मुझे पद पे रहने पे भी देखा है, बिना पद का भी देख रहे हैं। कभी भी मेरे स्वभाव में बदलाव नहीं हुआ। मैं जब पद पे था, विधायक था, सांसद था, तब भी और आज भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहीं जाता हूँ, लोग मुझे घेरते हैं, मुझसे लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि व्यक्ति के नेचर में प्राउडनेस कभी नहीं आनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाएगा वो व्यक्ति ख़त्म हो जाएगा। और कुछ बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मेरे पे है कि जैसे मैं पहले था वैसे पद पे आने के बाद भी उसी तरह था और आज भी उसी तरह हूँ। तो मेरा काशी के लोगों से सिर्फ अनुरोध है कि आपने जिस तरह मुझे परखा है, शायद पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लोग मुझे जानने वाले हर जगह हैं।
लेकिन जितना परख बनारस के लोगों की मेरे ऊपर है शायद और कहीं की नहीं होगी। मुझे पढ़ते हुए भी देखा है, नौजवानों को समझाते हुए भी देखा है, काम करते हुए भी देखा है, लोगों से मिलते जुलते हुए भी देखा है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बनारस के लोग इतना जानते हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कोरोना पिक पे था, बारिश हो रही थी, मैं बेहोश था, अस्पताल में पहुंचा तो 15-20 हज़ार लोग अस्पताल के बाहर खड़े थे उस बारिश में। तो ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है। और मैं बनारस के लोगों से ज़रूर हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मैं पार्टी का लायल हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मैं किसी पार्टी में रहता तो मैं MP MLA परमानेंट रहूँगा, परमानेंट मंत्री रहूँगा, लेकिन मैं सबको समझा सकता हूँ, अपने को नहीं समझा पाऊँगा कि यदि मैं पार्टी छोड़ता हूँ तो मैं सब जानते हैं कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ सकता, कांग्रेस में हूँ। और कभी आज तक चाहे कोई BJP का हो, सपा का हो, बसपा का हो, मेरे पास किसी काम के लिए कोई आया होगा मैंने मना नहीं किया है। कभी किसी का नाम नहीं पूछा है, न उसकी जात पूछी है, न दल पूछा है, काम किया है। तो मेरा ये स्वभाव रहा है और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा स्वभाव अब तो बदलेगा नहीं। बदलने की भी, स्वभाव बदलने की भी एक उम्र होती है, वो उम्र अब मेरी है नहीं, तो स्वभाव मेरा बदलेगा नहीं। एक मौका दे। मैं जानता हूँ कि बनारस के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वो यूथ का हम ले लें, किसान का ले लें, व्यापारी का ले लें, सब परेशान हैं। मल्लाह परेशान है, बुनकर परेशान है, सब परेशान हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यदि रहूँगा तो मुझे लोगों ने निर्दल चुनाव जीत के भी काम करते देखा है। मेरे ऊपर किसी सरकार का कोई असर नहीं रहता, मैं काम जो चाहता हूँ करता हूँ, करा लेता हूँ। तो मुझे मौका दें और मुझे पूरा विश्वास है कि बनारस के लोग मुझे मौका देंगे। मैं पिछली बार विधानसभा के चुनाव में उस सीट से लड़ा जो जनसंघ के ज़माने से भाजपा की सीट रही है, और वहाँ भी पूरी दिल्ली की भाजपा को 20 दिन रुकना पड़ा और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को 3 दिन गलियों में घूमना पड़ा। उसके बावजूद मैं 42.5% वोट पा के चुनाव आ रहा हूँ। लोग 25 और 30% पा के चुनाव जीतते हैं, मैं 42.5% वोट पा के चुनाव आ रहा हूँ। तो मैं बनारस के लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपने मुझे परखा है, बार बार देखा है, और आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं आएगी हमारी वजह से। कहीं बनारस के लोगों को अपनी गरिमा में कमी नहीं आएगी हमारी वजह से, इसका मुझे पूरा यकीन है। आप राजेश मिश्रा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के खाटी नेता बनारस के जो कहा जाए, क्योंकि बनारस की मिट्टी में इनका नाता रहा, BHU से पढ़े और काफ़ी पढ़े लिखे नेता हैं। काशी वासियों से गुजारिश कर रहे हैं कि आपने बार बार परखा, एक बार हमें वापस पर रखिए। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ।